3 युवकों ने एक क्राइम शो देखकर प्लान किया लगभग एक परफेक्ट क्राइम। उनसे मैं इतनी नफरत तो करता ही हूँ कि उन्हें बर्बाद करने के लिए उनसे दोस्ती तो क्या उनके गले भी लग सकता। कल स्ट्राइक करते हैं। बहुत होगी नेट प्रैक्टिस, सीधा गेम। एक तीर से 2 निशान, बदला और पैसा। जगह की सेटिंग हो गई भाई अपनी। कहाँ पे? सरदौली गाँव, यहाँ से आधा घंटा दूर है। कैसे मिली? पहचान है, जगह एकदम सेफ है, एकदम सुनसान जगह है, अपने लिए एकदम परफेक्ट है। चलो एक काम तो हुआ। सुन, आज हमने कुछ वीडियो स्टडी की थी, तू दिखा दे से। हाँ दिखा। तीर निशाने पे लगा है। यस सर। महेश गोयल की 16 मार्च तक रोजाना एक नंबर से बात होती थी। 16 मार्च के बाद एक बार भी नहीं हुई और उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 20 मार्च को महेश पर हमला हुआ। ये 44456789 ये किसका नंबर है? किसी पूजा जायसवाल का है। 10 में से 8 केस में मोबाइल फोन रिकॉर्ड ने पकड़वाया बंदों को। और इसीलिए हम लोग अपने सेल फोन घर पे छोड़ के जाएंगे। मतलब फर्जी नाम पे सिम कार्ड खरीदेंगे? नहीं, हम एक ऐसे बंदे का फोन इस्तेमाल करेंगे जिसका हमसे कोई लेना देना ना हो। मतलब किसी का मोबाइल फोन चुराएंगे अपन? राइट। एक बात है जिसे तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो भाई, जिसे अवॉइड करना नामुमकिन है। शक का फैक्टर, करीबी फैमिली पर गहरा शक। वीरू, मुंह फेर लेने से हकीकत नहीं फिर जाएगी। ये ले, तो कोई भी केस उठा किडनैपिंग का, कोई भी, घर वालों पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, भाई पुलिस का शक जाता ही जाता है। अभी तू कोई भी पेपर उठा ले, तेरे ये क्राइम शोज देख, फैमिली डिस्प्यूट मतलब पुलिस का पहला शक फैमिली मेंबर्स पर ही जाता है। और बड़े माहिर होते हैं, साले सब सूंघ लेते हैं। फिरौती पहुंचने से पहले ना ये लोग तेरे घर के दरवाजे पे पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क है भाई, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। मेरे पापा अरविंद रंधावा एक गारमेंट शोरूम के मैनेजर हैं। मेरी मम्मी के शब्दों में मामूली से मैनेजर। सालों से मम्मी ये मामूली मैनेजर वाले मंत्र का जाप करते आई है। दुख है उन्हें, दर्द है उन्हें कि हमारे ही अपनों ने इतनी नाइंसाफी की हमारे साथ। नाइंसाफी का बदला लेना है ना वीरू, तो सेफ खेलना पड़ेगा। ये रिस्क बहुत बड़ा है भाई। और शक की सुई तेरे ऊपर टिके ही ना, हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी। तू समझ रहा है? मतलब ओपन एंड शट केस की मिसाल होनी चाहिए ये। जिन्होंने मुझे दर्द दिया है उनके साथ समझौता कर लो। समझौता नहीं, समझौते की एक्टिंग करनी है, और वो भी ऐसी कमाल की एक्टिंग कि तेरे अतीत का साया पुलिस के आसपास भी न मंड रहा है। ओपन एंड शट केस। और अगर ये तेरे फैमिली के झगड़े वाली बात पुलिस के सामने आ भी जाती है ना, तो उनको तेरे तक पहुंचने की कोई लीड नहीं मिलनी चाहिए। मेरे दादाजी गुरदयाल रंधावा हमारे शहर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा ही जाना माना नाम है। मेरे चाचा जी ऋषभ रंधावा आज ये बिजनेस चला रहे हैं। ओए बाइक चलाऊंगा के बच्चे ना का मतलब समझता नहीं है। पापा यश के पास भी है। पापा प्लीज ना। तू अभी सिर्फ 14 साल का है, तुझे कोई लाइसेंस नहीं देगा। दादाजी लाइसेंस तो रोड पे चलाने के लिए लगता है ना, मैं तो बस कॉलोनी में चलाऊंगा। बोले ना पापा से। समर बस कर अब, तू फाइनल एग्जाम में टॉप के नंबर ला, मैं तुझे गियर वाली साइकिल खरीदूंगा। पापा प्लीज दिला दीजिए ना। तक वही चलाना, मैटर क्लोज। पापा प्लीज ना पापा। क्या हुआ भैया, पापा मान गए? क्या मान गए यार, गियर वाली साइकिल दिलाने की बात की है, अब नाचो खुशी में। अरे पर 1 महीना गुड बॉयज की एक्टिंग की थी, होमवर्क भी पूरा किया था और इसके बदले खाली गियर वाली साइकिल। सिर्फ 4 साल और फिर देखियो
18 बर्थडे पे ना आप एक बाइक खड़ी होगी। ओए निकम्मो, अपने ख्याली बाइक से ना नीचे उतरो और चलो चल के तैयार हो। स्कूल जाना है कि नहीं जाना? मतलब आप ही हो ना असली विलन, आप ही पापा के कान भरती हो मेरे खिलाफ। हाँ ठीक है, विलन हूँ मैं और मुझे नहीं बनना अच्छी मम्मी। हाँ और यार। बाइक तो तेरी 18 के बाद भी नहीं दिल दूंगी मैं। देखा तूने लड़के कैसे बाइक चलाते हैं, फुर 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 करके। एक मेरी बात सुन लो, मैं तो अपनी बाइक लेके ही रहूंगा, फुर फुर फुर। गुरदयाल टेक्सटाइल्स, जिसमें मेरा और मेरे पापा का बराबर का हिस्सा होना चाहिए था, जिसके प्रॉफिट में बराबर का हिस्सा होना चाहिए था, और मुनाफे से आने वाली खुशियों में भी। देख बेटा, अगर तुझे स्कॉलरशिप मिल रही है तो हमें बड़ी खुशी है, लेकिन लाखों रुपया खर्च करके मैं तुझे यूके नहीं भेज सकता पढ़ाई के लिए। हमारी हैसियत नहीं है। सिर्फ हमारी हैसियत नहीं है, उनके बच्चों को तो फालतू की चीज़ें भी मिलेंगी और मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। उन लोगों की वजह से हमें अपनी जिंदगी इतनी नाप तोल कर जीनी पड़ रही है, लेकिन आप तो चुप रहेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, खुश रहेंगे एक मैनेजर के मामूली से ओहदे पर। बस कर संगीता, बस कर। अगर पापा जी ने मेरे साथ सोतेलो जैसा व्यवहार किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हैं? एक तो मैं उनकी नाइंसाफी झेलूं, ऊपर से तेरे ताने। तो जेल सिर्फ आप रहे हैं ना, हम लोग तो ऐसे ही शिकायत कर रहे हैं। हमें तो ये ऐशो आराम की जिंदगी रास नहीं आ रही है ना। बचपन से मैं मम्मी पापा को ऐसे लड़ते देखते आया हूँ। मम्मी को आज तक कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, और इस सब की वजह वो एक आदमी। मेरे दादाजी ने मेरे मम्मी पापा के साथ, मेरे साथ गलत किया, और मेरे चाचा जी ने ये गलत होने दिया। देख वीरू, अबे हमारा प्लान सिर्फ तभी कामयाब हो सकता है जब तू तेरे दादाजी, तेरे चाचा जी और वो उनके बच्चे समर और अमन का दिल जीत ले, सुलह कर ले उनसे। और अमन को 100% भरोसा होना चाहिए तेरे ऊपर। उसे भरोसा होगा वो तभी तेरे पास आएगा, और फिर हमारे साथ। और उसके बाद अपन फिरौती मांगेंगे, वो लोग दे देंगे और पुलिस अपना सर खुजाती बैठेगी जिंदगी भर। और अपन लोग विदेश जाएंगे आगे पढ़ने के लिए। उनसे मैं इतनी नफरत तो करता ही हूँ कि उन्हें बर्बाद करने के लिए उनसे दोस्ती तो क्या उनके गले भी लग सकता हूँ। उन लोगों ने मुझे जिस खुशी से दूर रखा, उसी खुशी को छीनूंगा मैं। रोएंगे वो लोग। प्लान था वीरू के चाचा के दूसरे बेटे 11 साल के अमन को किडनैप करने का। फिरौती के पैसों से वीरू फॉरेन यूनिवर्सिटी की फीस भरने की सोच रहा था और अपने दादा और चाचा की फैमिली को तड़पते हुए देखना चाहता था। वीरू और उसके दोस्तों ने एक क्राइम शो को देखकर इस किडनैपिंग और मर्डर का प्लान बनाया था। चाची नमस्ते। चितर आना, अंदर आ जा। बैठ बैठ। तुझे बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे तुझे देख के। बच्चों को बुलाती हूँ मैं। समर, अमन, अरे जल्दी आओ तो। समर। हाँ। अरे आके देख तो सही कौन आया है। यार मम्मी गेम भी खेलने नहीं देते हो आप। अरे अमन तू भी आ। पहचाना? पहचान। वीरू भैया। चाची ये समर है, कितना बड़ा हो गया है, और ये छोटे तो मुझे पहचाना ही नहीं। अमन बेटा, तेरे अरविंद ताऊ जी है ना, उनके बेटे हैं ये, तेरे बड़े भैया वीरू भैया। अच्छा तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। बैठ। मैं दादाजी के घर एक अरसे के बाद आया था। चाची और छोटे भाइयों को आखिरी बार कब मिला था मुझे याद भी नहीं, लेकिन 4 साल पहले की रात मुझे याद है। दादाजी मिलने आए थे हमें, हमारे घर। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता।
जी तेरे दादाजी ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि वो मेरे पापा पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे थे। परविंदर को जानता है तू? मेरा दोस्त बाजवा पर्ल्स वाला। वही, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। मैंने उससे बात की, वो एग्री हुआ तुझे नौकरी देने। उसके शोरूम का तू मैनेजर होगा। पापा जी, मैं मैनेजर? पापा जी, हमारी अपनी मेल में क्यों नहीं? तुम अगर बीच में ना ही बोलो तो बेस्ट रहेगा। तेरी उम्र और काबिलियत के हिसाब से रोज रोज ऐसी नौकरियां नहीं मिलती, और शायद ना ही कभी आएंगी। दूसरा मौका मिला है जिंदगी में। अपने स्वभाव पर काबू रख और घर को देख। इससे ज्यादा मैं तेरे वास्ते और कुछ ना कर पाऊंगा। चलता हूं। पापा जी तेरे। मेरे पापा को ये नौकरी मेरे दादाजी ने मानो एहसान के तौर पर दी थी। एहसान था, भीख थी, तरस था, जो भी था उसका नतीजा सिर्फ एक था, जिल्लत, अपमान। एक दर्द भरा घाव जो सालों में भरने के बजाय नासुर बन गया था मेरे अंदर। और अब वैसा ही घाव, उतना ही दर्द मैं उन्हें देने वाला था। ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहाँ पे एक भी सीसीटीवी कैमरा ना हो। अबे पहले ये तो लॉक कर ले कि अमन को कहाँ से उठवाना है। वो तुम दोनों करोगे, मैं अमन के सामने नहीं आ सकता, ऑब्वियस है। लेकिन वीरू, तू एक बात बता, देख तू तो प्लान के खातिर उनसे सुलह करने के लिए मान गया, और तेरे मम्मी पापा भी मान गए। क्या तू पापा जी के घर गया था? चाची और अमन समर से भी मिला? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू फिर से दलील कराना चाहता है हमें? मम्मी ऐसे बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या दिक्कत है उनसे मिलने में? वो भी तो परिवार है हमारा। तो तुझे क्या लगता है तेरे एक बार वहां होकर आने से तेरे दादाजी और चाचा जी हमें अपना लेंगे, प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दे देंगे? मम्मी देखिए, मुझे जो लगा मैंने वही किया। अब चाची, बच्चे सब लोग खुश थे मुझे देखकर। और क्या दिक्कत है? मुझे अच्छा लगा वहां जाके, और मैं तो कहता हूँ एक बार आप लोग भी जाके उनसे मिल लीजिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तू भूल रहा है कि गलती उनकी थी। ठीक है, गलती उनकी थी, पर हम तो सुधार सकते हैं। उन्होंने पहले की तो हम तो कर सकते हैं। और एक बात मुझे गारंटी के साथ पता है कि वो लोग भी यही चाहते हैं। वीरू आया था? जी भाऊजी। वीरू भैया ना बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके साथ बहुत मजा आया। मैं क्या कह रही थी कि वो खुद सामने से चल के आया। क्या हम लोग पिछली बातों पे मिट्टी नहीं डाल सकते? वो भी तो इन दोनों का बड़ा भाई ही है ना। पापा जी, मुझे भी किरण की बात सही लगती है। इतने साल बीत गए, इतना पानी बह चुका है, और मुझे भी ऐसा लगता है बाबूजी कि हमें अपने गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। आज सुबह दादाजी का सामने से फोन आया था पापा के पास। मुझे लगता है अब सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। देख भाई, रातों रात टूटे हुए रिश्ते जुड़ते नहीं हैं, और हमको भी कुछ खास जल्दी थोड़ी नहीं। ये सारा टाइम हम अपनी प्लानिंग परफेक्ट करने में लगा देंगे। अमन की हर मूवमेंट को बारीकी से ऑब्जर्व करने में लगा देंगे, और सही वक्त आने पर अमन को उठाएंगे, 50 लाख मांगेंगे, जेब हल्की होगी उनकी और दिल भारी। वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। अकेला कभी नहीं रहता है वो, स्कूल हो या कहीं हो, या तो समर होता है उसके साथ, नहीं तो उसकी माँ होती है। मतलब उसे अकेले कॉर्नर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटा सा मौका है हमारे पास अजय। देख, जब स्कूल खत्म होता है और बच्चे बस की तरफ जाते हैं, तब अमन का ग्रुप वहां पहले पहुंचता है, समर का बाद में। यही
यही एक मौका है हमारे पास जब हम उसे बुला सकते हैं। और कोई तरीका है ही नहीं, कोई और टाइम। वीरू, तू पता कर पाएगा? देखो यार, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली में सब कुछ अब बेटर होने लगा है, लेकिन मुझे इतनी बारीकी से पता नहीं है कि अमन अकेला कब मिलेगा। मुझे लगता है हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। ऐसा लगता है ना जैसे कल की ये बात हो, जब हम सब साथ में रहते थे। ये समर, ये तो मेरे पेट में था, और वीरू 5 साल का। मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे पिछली जिंदगी हो। सब कुछ कितना बदल गया है ना तब से। हम लोग कितना बदल गए हैं। हम चाहे ना तो फिर से सब कुछ बदल सकता है, और प्यार से तो और भी जल्दी बदल सकता है ना भाभी? किसी थिएटर प्रोडक्शन की तरह महीनों से इस किडनैपिंग की रिहर्सल चल रही थी, प्री प्रोडक्शन चल रहा था। इस परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की घड़ी अब करीब आ गई थी। दे, मैं निकलता हूँ। हाँ रुक, वैसे तो मैंने इसके सारे स्टिकर मार्क्स निकाल दिए हैं और रास्ते पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, लेकिन अपने को कोई चांस नहीं लेना है। और ब्लैंक हेलमेट किसी को याद ही नहीं रहेगा। ले ले। ऊपर से मैं गॉगल्स भी पहनूंगा। अगर स्केच बनाने की नौबत भी आएगी तो पुलिस का आर्टिस्ट क्या स्केच बनाएगा? अरे, आप में से कोई कारपेंटर है क्या? हम दोनों ही कारपेंटर सर। पर यार मुझे एक ही चाहिए था। चलिए मैं चलता हूँ। बैठो। बैठ गए? चलिए। क्या हुआ साहब? अरे बस यहीं रुकना है, पापा आएंगे, वो आपको ऑफिस ले जाके काम दिखा देंगे। कितनी दूर ऑफिस? अरे यही 10 मिनट का रास्ता है, पर क्या है ना, वो ऑफिस की चाबी पापा के पास ही रहती है। अच्छा रुको, मैं पापा को फ़ोन कर लेता हूँ, एक सेकंड। ना फ़ोन, लगता है मैं फ़ोन घर पर ही भूल आया। अब पापा को कैसे फ़ोन करूँ? अरे आपके पास फ़ोन होगा ना, आपका फ़ोन दो ना, मैं पापा को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम पहुँच गए। लो। हाँ अच्छा सुनो, अगर 3-4 दिन का काम होगा तो कर लोगे ना? कहीं बिजी तो नहीं हो? कैसी बात कर रहे हो? 3-4 दिन का काम होगा, मैं दौड़ाऊंगा। अपना काम तो मजदूरी करना है ना साहब। हेलो पापा, अरे मैं बोल रहा था, हाँ मैं पहुंच गया हूँ कारपेंटर को लेकर। आप कहाँ पर हैं? अरे ये अपना जैन चौक का बड़ा वाला पेड़ नहीं है, उसके सामने खड़ा हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। अरे 5 मिनट वेट कर सकेंगे आप? हाँ कर लूँगा। अरे वो क्या है ना, आज ही सारे काम बिगड़ने थे। उधर पापा की गाड़ी बिगड़ गई है, तो मैं बाइक से जाता हूँ, पापा को लेके आता हूँ, फिर आप और पापा बाइक से निकल जाना। जैसा ठीक समझो। पर मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मैं आपका फ़ोन लेके जाता हूँ, 5 मिनट में लाके दे दूंगा आपको। आप यहीं रुकना, मैं आता हूँ अभी बस। क्या कह रहे? किडनैप नहीं कर सकते का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना
अपने चाचा की फैमिली से मिलने के बाद तेरा प्लान चेंज हो गया हो? पैसों से ज़्यादा कहीं तेरे को उन लोगों से प्यार हो गया हो? नहीं, मकसद वही है, दर्द देना उन्हें, चोट पहुंचानी है। मैं तो फिर माजरा क्या है? देख देख, सब कुछ प्लान हो चुका है, हमें पता है कि हमें अमन को स्कूल के बाहर से उठाना है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है हमारा प्लान परफेक्ट नहीं है। किस एंगल से परफेक्ट नहीं है? तूने कभी सोचा है अगर मैंने अमन को स्कूल बस के पास अपने पास बुलाया तो, और वो नहीं आया तो, या उसे समर को बुला लिया तो, और अगर मैं पकड़ा गया तो वहां पे जाके? और सबसे बड़ी बात, अगर हम पहली बार में उसे उठाने में कामयाब नहीं हुए तो दूसरी बार वहां जाकर वही काम करना, 100% फंसेंगे। भाई मेरे, तू नेगेटिव सोच ही मत। स्कूल से लेकर सरदोली गांव तक पूरा रूट स्टडी किया मैंने। एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है रास्ते में, और घर पूरा साफ है, कोई पंगा नहीं है, जीरो रिस्क। ये देख, ये फिरौती का कॉल करने के लिए फोन भी अरेंज हो गया अपने पास, और लाश फेंकने के लिए तालाब भी मार्क कर लिया हमने। एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहां पर, और तेरे को तेरी फैमिली को मिले हुए उन लोगों से 4 महीने हो चुके हैं। तू कह रहा है अमन तेरे पास नहीं आएगा? ऐसे कैसे हो सकता है यार? और कोई तेरे पे क्यों शक करेगा? देख वीरू, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार? अमन को नहीं उठा सकते, मतलब नहीं उठा सकते। अभी लाइफ के 8 महीने दिए मैंने इस प्लान को। दिन रात बैठ के तेरे क्राइम शोज देखा है, सबके एक गलतियां नोट की हैं, तो अब सब प्लान हो गया तो तुझे नहीं करना। अपना गुस्सा कंट्रोल में रख, समझा? बदले की आग को क्या हुआ तेरी? ठंडी पड़ गई? और तेरी यूके में पढ़ने के प्लान को क्या हुआ? बे सोच, 50 लाख रुपए मिलेंगे हम लोगों को, 50 लाख। सब बांटेंगे तो लगभग 16.5 लाख रुपए। ये प्लान शुरू किसने किया था? हैं? तूने कहा था भाई बदला लेना मेरे को। अरे बदला लेना है, बदला भी लेना है और पैसे भी चाहिए, और उन्हें जिंदगी भर का दर्द भी देना है, लेकिन अमन के जरिए नहीं। अमन बहुत रिस्की है, समर को उठाते। समर को? अबे तू पागल है? समर 14 साल का, उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूरोफॉर्म हाथी को भी बेहोश कर देता है। तो मेरे भाई को मिलना भी तो चाहिए अकेला। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैंने समर के मोमेंट्स को बहुत बारीकी से स्टडी किया है, वो अकेला मिलेगा हमें। हलवा कैचे आराम से हाथ में आएगा। अरे वीरू भैया, कहाँ जा रहा है समर? अरे वीरू, चाची नमस्ते। मैं बस ये पास से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलो। जीतर, अच्छा किया, अब रोटी खा के जाना। अच्छा वीरू भैया, अभी मेरा क्लास है, मैं 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आपसे खूब सारी बातें करनी है। बेटा संभाल के जाना। इसमें संभालने जैसा क्या है? खटारी तो है, बैलगाड़ी की स्पीड पे चलती है। समर तो एक काम करना, साइकिल नहीं छोड़ दे, तुझे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चाची मैं ले जाऊँ बाइक पर? वीरू सुन बेटा, ये ना बाइक पे चलाने की जिद करेगा, बिल्कुल तेरे को कसम है मेरी, अगर तूने चलाने दी इसको। ओ मम्मी डार्लिंग, अपनी कसम वसम वापस ले लो, मुझे पहले से बाइक चलाने आती है। हैं? फिर तो तुझे डबल कसम है अगर तूने इसे बाइक चलाने को दी तो। चाची आप फिक्र मत करो, जब तक ये 18 का नहीं होता ना, ये मेरे पीछे ही बैठेगा। आजा हीरो, चल। वीरू भैया मैं भी ट्रिपल ले लो। और चुप कर, ट्रिपल ले लो, ट्रिपल। तू रेडी रहना, मैं समर को ड्रॉप करके आता हूँ, फिर तुझे घुमाने लेके चलूंगा। संभाल के चलाना। बाय बाय। वीरू भैया, किसी दिन मुझे भी बाइक चलाने दो ना, मम्मी तो अलाउ ही नहीं करती, और ऊपर से ना पापा के भी कान भर के रखती। नो बाइक बिफोर 18। चल ठीक है, किसी दिन मौका देखकर तुझे ओपन फील्ड ले जाऊंगा, हाँ जितनी मर्जी है बाइक चला लेना। पक्का ना? पक्का। समर ट्यूशन क्लासेस साइकिल पे जाता है, बड़े आराम से उठा सकते हैं मुझे। बाजार से आलू प्याज उठाने जितना आसान तो नहीं है ना। फिर से पूरे रूट की स्टडी करो, बिना सीसीटीवी कैमरे का रास्ता मैप करो, मतलब सब कुछ वापस से करो, डबल मेहनत करो। लेकिन जीरो रिस्क। समर को आधे रास्ते बेला फुसला कर लिया, उसके बाद तुम लोग उसे जेब में डाल के ले जाना। और दूसरी बात, अगले हफ्ते स्कूल की छुट्टियां चालू है। मतलब 1 हफ्ते में हम पूरी प्लानिंग वापस से कैसे करेंगे? हो जिससे स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन ट्यूशन क्लासेस चालू रहेंगी। टाइम की टेंशन नहीं है हमें, हमें सिर्फ काम परफेक्टली करना है अपना। इससे बेटर मौका नहीं होगा हमारे पास। तो गुरदयाल, उसका दूसरा बेटा ऋषभ और ऋषभ की पत्नी किरण, इन तीनों को हल्का सा भी शक नहीं हुआ कि 14 वर्षीय समर को अब जान का खतरा है, और पहले शिकार 11 वर्षीय अमन था। दूसरी तरफ वीरू के माँ बाप को भी बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनके बेटे की तरफ से ये टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश दरअसल बदले के इरादे से की गई साजिश का एक हिस्सा था। तो तुझे हमारी दवाई का सैंपल मिलता, और याद रख हमारी दवाई बहुत कड़वी है। जिसके बोलो उसके शपथ खाने को तैयार हूँ साहब। मैं तो 1 साल से याशी के कॉम्प्लेक्स में गई ही नहीं हूँ। मैं बटाटे की बोरी लेने बाहर जा रहा था, तब मैंने देखा, और फिर इसने अगर मुझे बताया। और वीरू अपने दोस्तों के साथ सीरियस अध्ययन में लगा हुआ था
कि इस तरह इस परफेक्ट क्राइम की प्लानिंग की जाए ताकि तहकीकात उनकी चौखट तक कभी न पहुंचे। अब शिकार की घड़ी बहुत पास आ गई थी। वीरू, अजय और कमल ने जुर्म के सारे निशान मिटाने की बारीकी से प्लानिंग कर ली थी। एक परफेक्ट क्राइम होने जा रहा था, एक ऐसा जुर्म जो नफरत के दलदल से जन्मा था और लालच की गोद में पला था। पूरे 5 गियर हैं, स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी बाइक की तरह। भैया ये साइकिल मैं भी चलाऊंगा, बोल देता हूँ। लो, पापा ने सिर्फ ये मेरे लिए खरीदी, ओके? तो इसे मैं ही चलाऊंगा। हाँ, तो चला सकता है कभी कभी, लेकिन बच्चों अगर इस पे एक भी खरोच चाहिए ना तो तू देख लियो, वो तेरी आखिरी राइड होगी। ये क्या रूल है? मैं नहीं मानता ये रूल। नॉट फेयर समर। अमन तेरी साइकिल नहीं तोड़ेगा, अच्छे से चलाएगा। क्यों अमन? भैया आप इसे जानते नहीं हो, ये ना कुछ भी तोड़ सकता है, इससे कुछ नहीं आता। भैया ये तो मुझे डफर ही समझता है। अमन तू चिंता मत कर, 3 साल बाद इसकी बाइक आ जाएगी, फिर ये साइकिल तेरी। मैं 3 साल वेट नहीं करूंगा, मैं पापा को बोल के थोड़े दिन में ही ऐसी साइकिल खरीद लूंगा, वो भी गियर वाली। तो जा ना भाई, मंगवा ले, जा भाई, गुड नाइट। समर चलो भाई, बहुत हो गई तुम्हारी गियर वाली साइकिल की पूजा, कुछ खा पी लो। वीरू तू भी चल बेटा, आजा। अरे चाची, ये समर और अमन मुझे साइकिल के बारे में समझा रहे हैं। साइकिल वैसे अच्छी है चाची, कभी कभार मन करता है कि मैं भी बच्चा बन जाऊं। बचपन बहुत अच्छा था। हाँ ये तो है, बचपन कभी लौट के थोड़ी ना आता है। अच्छा चलो चलो जल्दी आ जाओ। समर तू सुनना है ना मेरी बात? हाँ मम्मी, आता हूँ। आ फिर। हाँ कल स्ट्राइक करते हैं। बहुत हो गई नेट प्रैक्टिस, सीधा गेम। क्यों वीरू, खामोश क्यों है तू? फिर से प्लान चेंज करने का इरादा तो नहीं है तेरा? ना, कल करेंगे। एक तीर से 2 निशान, बदला और पैसा। मम्मी, मैं क्लास के लिए निकल रहा हूँ। अरे क्या है भैया, आपको आउट कर दिए। समर मेरी बात सुन, पहले गियर में गाड़ी चलाना, सुन रहा है ना? ये लो, ऐसा ही था तो फिर गियर वाली साइकिल क्यों लेके दी? पहले वाली खटारा ही चला लेता। बाय बाय। बाय। वीरू भैया आप यहाँ? ट्यूशन जा रहा है? हाँ, अपना तो वही रोज का, लेकिन आप यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस तेरे घर जा रहा था, फिर सोचा कि तू इसी रास्ते से ट्यूशन जाता है तो तेरा यही वेट करने लगा। कुछ काम था? देख मैं तुझे बताऊंगा ना, वो हमारे बीच में रहना चाहिए। चाचा चाची दादाजी या फिर अमन, तो किसी को नहीं बताएगा। हाँ मैं किसे बताऊंगा, बोलो ना। बाइक चलाएगा? बाइक? हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी की बैक रोड खाली रहती है। बोल। यार लेकिन अभी मेरा 5 मिनट में क्लास है, हम क्लास के बाद चल सकते हैं? क्लास के बाद जाएगा तो चाची को पता लग जाएगा ना, बेकार का बवाल होगा। लेकिन अगर क्लास नहीं जाऊंगा तो भी तो मम्मी को पता चल जाएगा। एक दिन क्लास बंक कर लेगा ना तो ट्यूशन वाले देखकर फोन नहीं कर देंगे। वो तो वैसे भी नहीं करते, लेकिन मैं कभी क्लास बंक नहीं करता। ठीक है, तेरी मर्जी। मुझे लगा तुझे बाइक चलाने में इंटरेस्ट है, इसलिए सिखा दूंगा। तो मार लूँ बंक? मैं तो सोचता भी नहीं और पूछता भी नहीं। एक दिन क्लास बंक कर लेगा तो तेरा ना तो मेरे अपना नाम आ जाएगा ना निकल जाएगा। बाकी तेरी मर्जी है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चलो फिर आज क्लास की छुट्टी, आज बाइक चलाएंगे। लेकिन ये साइकिल का क्या करूं? साइकिल वही पार्क करते हैं जहाँ हमेशा पार्क करता है।
तो तेरी ट्यूशन क्लास के बाहर। मैं तेरा मेन रोड पे वेट करता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। वो एक ऐसा दिन था जब समर के घर वाले चिंता और डर के भवंडर में खिंच जाने वाले थे। वो एक ऐसा दिन था जब कुछ ऐसा होने जा रहा था जिससे समर के माता पिता और दादाजी को लंबे अरसे तक एक ही सवाल को रेदने वाला था कि आखिरकार उनके बड़े बेटे समर के साथ क्या हुआ। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन वीरू के पिता अरविंद रंधावा को इस बात का पता ही नहीं चलने वाला था कि उनका बेटा वीरू एक भयंकर गलती करने जा रहा है। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन वीरू की मां संगीता की सालों की शिकायत पर एक्शन लिया जाने वाला था। अरे वीरू भैया, हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। अरे नहीं यार, हम बैकग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर यहाँ क्यों? तू क्वेश्चन बहुत पूछता है। आजा, तुझे अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। समर, ये कमल है और वो अजय, और ये मेरे चाचा का बेटा समर है। क्या हाल है समर? समर, तो एक काम कर, तू बाइक पर अकेला, हम तीनों पीछे कार में आते हैं। मैं अकेला? आप मेरे पीछे नहीं आओगे? अरे तू चला लेगा यार। सच में जाऊँ? अरे सच में जा, तू चाचा जा। वीरू भैया, अब बवाल होने दो। उसके बाद कमल, तू घर पे फिरौती के लिए फोन करेगा। एक काम खत्म, अब रोकड़ा। अरे ऐसे कैसे? ट्यूशन क्लास के लिए निकला तो था वो। नहीं आंटी, मैं परमजीत और सचिन तो क्लास में ही थे, पर समर नहीं आया। हाँ, पर उसकी साइकिल क्लास के बाहर पार्क थी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं किरण जी, समर आज ट्यूशन नहीं आया। हाँ, उसकी साइकिल जरूर बाहर पार्क है, लेकिन वो अंदर नहीं आया। तूने उसके दोस्तों से बात की? परमजीत, सचिन, विवेक, सबसे बात होगी मेरी। क्लास के टीचर से भी बात हुई। सबका यही कहना है कि वो क्लास में आया ही नहीं है और उसकी साइकिल बाहर खड़ी हुई है। 1.5 घंटे की क्लासेस, अक्सर 4 बजे पहुंच जाता है वो, 5:30 बज रहे हैं। इतनी देर के लिए गया काम? आप अभी के अभी घर आ जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं बस पहुंचा ही समझो। क्या हुआ ऋषभ, घर पर सब ठीक है? पापा जी, समर ट्यूशन क्लास गया था, साइकिल बाहर पार्क्ड है, लेकिन लड़का अंदर गया ही नहीं। 1.5 घंटे के क्लासेस होते हैं, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है। घर भी नहीं पहुंचा अभी तक। तो फिर कहाँ चला गया वो? नहीं तो वीरू तो घर पर ही है। लो, तुम बात कर लो उससे। वीरू, वीरू। हाँ मम्मी। लेकिन हुआ क्या है? बेटा, ये किरण चाची का फोन है, पूछ रही है तुम्हारी समर से कुछ बात हुई थी क्या? तुम उससे मिले थे क्या? नहीं तो क्या हुआ? तो बात करो।
हेलो, वो समर ट्यूशन क्लास गया था, अभी तक घर ही नहीं लौटा और टीचर का कहना है कि वो क्लास में भी नहीं आया। 3:30 बजे क्लास खत्म होती है और 4 बजे तक घर भी आ जाता है। अब तो 5:30 हो रहे हैं, उसका कुछ पता ही नहीं है। चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आता हूँ बस। क्या हुआ? चाची कह रही है समर मिल नहीं रहा है, अभी तक घर नहीं लौटा। अरे ला, मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ, हम लोग भी पहुँचते हैं वहाँ। अरे आप चिंता मत करो, कोई मूवी भी चला गया होगा चाची से झगड़ा करके, मैं देखता हूँ, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे? सब जगह इधर उधर फोन जाएंगे, मेरे घर भी जाएगा। ठीक है, तू निकल, हम तेरे को ठीक 7:15 बजे फोन कर देंगे। अरे सुन, तू वापस आएगा हाँ 8:30 तक। बॉडी ठिकाने लगानी हमने। माना समर बहुत मस्ती करता था, लेकिन इस तरह बिना बताए कभी कहीं नहीं गया। मैं क्या कहता हूँ, तुरंत पुलिस के पास चलते हैं। हाँ पापा जी, कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर वो समर कहीं फंस गया होता तो कहीं से एक फोन तो कर ही सकता था ना। उठिए चलिए पापा जी। ये तो कोई अननोन नंबर है। उठा फोन उठा ले, समर का हो सकता है। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? समरजीत के पापा से बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऋषभ, समर का पापा। अरे कौन बोल रहा है? क्या बात है? तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में, ना पुलिस के पास जाना ना शोर मचाना। शोर मचाया आपने तो आपका लड़का हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, मतलब मार डालेंगे हम उसको। क्या बोल रहे हैं आप? चाहते क्या हो? 50 लाख पैसे दो, लड़का लो। मैं फिर कॉल करूंगा ये बताने के लिए कि पैसे कहाँ पर चाहिए, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कैश रेडी करो। और फिर कह रहा हूं, नो पुलिस। अगर पता चलता है कि पुलिस इन्वॉल्व हुई है तो गला काट कर फेंक देंगे समर का। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? किसका फोन था? किसी ने समर को किडनैप कर लिया। क्या? किडनैप? 50 लाख रुपए मांग रहे हैं और बोला कि अगर पुलिस को बताया तो समर को मार डालेगा। पर ऋषभ, ये है कौन आदमी? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं किसका फोन था ये। ऐसे कहा देने? बोला कि वापस फोन करूंगा। तू ऐसा कर, इस नंबर पे वापस फोन लगा। स्विच ऑफ आ रहा है। हम पुलिस के पास चलते हैं। देखो, हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। हम पुलिस को सब बता देंगे, वो इस कॉलर को ढूंढ निकालेंगे। बेटा, यहाँ पे सवाल 50 लाख का नहीं है, सवाल ये है कि समर उनके पास है भी या नहीं। चलो मेरे साथ, चलो बेटा। चलिए वापस। और फिर हम पुलिस स्टेशन होकर आए तो ध्यान रखिए यहाँ। बेटा समर, समर, बाबा समर, 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 अभी। अरे जान अटकी उन लोगों की समर में, चुपचाप 50 लाख कैश निकाल के दे देंगे। मुझे लगता है पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन बाय चांस मैं फिरौती का कॉल करता हूँ और तेरे चाचा समर के पापा बोलते कि वो पुलिस के पास ही जाएंगे, ऐसा हुआ तो? भाई अगर ऐसा हुआ तो वीरू तेरे को संभालना पड़ेगा, तेरे को रोकना पड़ेगा उन्हें पुलिस तक जाने से। अरे फिर तो बेड़ा करके, अगर मैंने उनको रोका तो वो लोग मुझे शक करेंगे। तो क्या करें, पुलिस के पास जाने दे उन्हें? अरे मेरे दादाजी और चाचा जी के पास बहुत पैसा है, 50 लाख तो यही ऑफिस में पड़े रहते होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो समर की लाइफ के साथ रिस्क लेंगे। हम पैसे मांगेंगे और वो लोग दे देंगे। समर भैया वापस आ जाएंगे ना? आ जाएंगे। अरे यार, संभाल मम्मा लेगा वो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई प्लान भी है ही नहीं। अगर वो लोग पुलिस के पास चले गए तो क्या करेंगे हम? हमने कुछ सोचा ही नहीं है। अरे यार तू नेगेटिव मत सोच यार, वीरू आता ही होगा, फिर ये इस लाश को ठिकाने लगा देंगे हम लोग। ठीक है, सुबह फोन करेंगे फिरौती के लिए, पैसे उठाएंगे और यहाँ से रफो चक्कर। सर, जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था वो नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। गुरदयाल जी, आप दे सकते हैं 50 लाख फिरौती के लिए? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि वो लोग जानते हैं कि आप 50 लाख दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपके सबसे नाजुक पॉइंट पर अटैक किया, आपके पोते पर। संदीप सर, जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था, अर्जेंट बेसिस पे उसकी डिटेल्स चाहिए। डन सर। समर अपने साथ सेलफोन रखता है क्या? जी नहीं सर, वो मांगता तो है लेकिन हमने दिया नहीं उसे। सर मेरी समझ में नहीं आता है कि समर की साइकिल बाहर पार्क्ड है,
समर ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो बाहर साइकिल पार्क करे और क्लास बंक करे। साइकिल शायद उसी ने वहां छोड़ी है या फिर किसी ने वहां उससे रखवाई है। किसने? जो समर को अच्छी तरह से जानता है और उसकी हर मूवमेंट से वाकिफ है। आप जल्द से जल्द एक्शन शुरू कीजिए, मेरा पोता खतरे में हो सकता है। हमारा काम शुरू हो चुका है और जब तक उस नंबर की डिटेल्स नहीं आ जाती जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था, आप हमारी दो तरह से मदद कर सकते हैं। एक, हमें समर की लेटेस्ट फोटो चाहिए और दूसरी, आप लोगों को किसी पर शक है? किरण, तो थोड़ा पानी पी लो। मम्मी, मैं एक बार बाहर जाके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? मेरे से यहाँ बैठा नहीं जाएगा। मैं देखता हूँ कि क्लास के बाहर शायद कुछ पता चले। ठीक है, जा तो। भैया मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तू मम्मी के पास रह, मैं आता हूँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. हम लोग अपना अपना फोन घर पर छोड़ेंगे। पुलिस को फोन रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मतलब हमारे पास से चुराया हुआ फोन होगा, फिरौती के कॉल के बाद अगले दिन तक वो भी स्विच ऑफ रहेगा और इस बीच उसे कोई ऑन नहीं करेगा। तेरे को हम लोगों के पास वापस आना होगा, आज को भी ठिकाने लगाना होगा ना। मैं आ जाऊंगा, घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं कोई बहाना बनाकर तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। तू तेरे फोन के साथ क्या करेगा? वो मैं घर पे छोड़ दूंगा। देख, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे डाउट उठ रहा है। अगर तेरे दादा या चाचा पुलिस के पास गए तो क्या करेंगे हम? क्या हुआ? कुछ? मैंने घर से लेकर क्लास तक सब जगह छान मारा। कुछ पता चला? नहीं चाचू। पुलिस क्या बोली? उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया है। मेरा फोन भी सर्वेलेंस पे डाल दिया है। जैसे ही वो दोबारा फोन करेगा पैसों के लिए पकड़ा जाएगा। ऋषभ, तू टेंशन ना ले, हमारे समर को पुलिस छुड़वाकर सीधा तेरे पास ले आएगी, उसे कुछ नहीं होगा। बेटा मैं क्या कहता हूँ, 50 लाख रेडी रखो, जैसे उनका फोन आता दे दो। हमें हमारा बच्चा चाहिए बस। आखिर ये कमीना है कौन? यस सर, मैंने ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने भी देखा साइकिल को यहाँ पार्क हुए हुए, लेकिन समर का कुछ पता नहीं। सर, समर के फादर ऋषभ रंधावा का मोबाइल नंबर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर किसका है। ये भी तो हो सकता है कि समर यहाँ आया ही ना हो, उसे उठाने वालों ने उसकी साइकिल यहाँ लाकर पार्क कर दी। इस वजह से उसे यहाँ किसी ने देखा ही नहीं। यहाँ से लेकर समर के घर तक जितना भी रास्ता है पूरा छानना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा जरूर होना चाहिए। ओके सर। अच्छा, समर की क्लास 2 बजे शुरू होती है, राइट? यस सर, और 2 बज गए 5 मिनट होते हैं, सारे स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं। समर कभी लेट हुआ है? नहीं सर, समर कभी लेट नहीं हुआ, कभी एब्सेंट भी नहीं रहा है, बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट रहा है सर। थैंक यू। अबे कहाँ मर गया ये वीरू? अबे 9 बज गए अभी तक नहीं आया साला। साले को फोन भी नहीं कर सकते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन साला तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी। वहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा अपने को। और वीरू क्यों नहीं आ रहा है ये? घर से ट्यूशन क्लास तक जाने का बस वही एक बाईपास का रास्ता है, वहां से पूर्वी चौक पर लेफ्ट। जी ठीक है ऋषभ जी, हमने समर के फोटोग्राफ हमारी सारी पेट्रोलिंग वैन्स को भेज दिए हैं और अब उसकी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। थैंक यू सर। क्या हुआ जी? क्या कहा पुलिस ने? मेरा समर मिल जाएगा ना? हाँ किरण, मिल जाएगा, समर मिल जाएगा। लेकिन वो कॉल हो गया, क्या चाहते हैं? मैं भी नहीं जानता किरण, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दादाजी, मैं एक बार फिर से चेक करके आता हूँ। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है बेटा।
जी कुछ पता चला? तुम कौन? मैं वीरेंद्र रंधावा, समर मेरे चाचा का बेटा है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द खबर मिलेगी। साढ़े 8 बजे आना है तेरे को। अब आ रहा है तू? अरे सब उल्टा पुल्टा हो गया यार। सुन, वो फोन और सिम का है, तोड़ना है उसे, जला दो उसे। क्यों? तो फिरौती का कॉल कैसे करेंगे हम? अरे उसके लिए कोई नया फोन चुरा लेंगे। इस फोन के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। साले मैंने तेरे को पहले ही कहा पुलिस से इन्वॉल्व होगी, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी। अबे तो तूने रोका क्यों नहीं पुलिस के पास जाने से उन्हें? अबे तू पागल है क्या? कैसे रोकता? क्यों बे? उस दिन तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा था तू वो लोग नहीं जाएंगे पुलिस के पास। ठीक है, चले गए वो लोग पुलिस के पास। क्या करता मैं? कैसे रोकता उन्हें? अगर उन्हें रोकता ना तो लोग शक करते मुझ पे। पर ठीक है, मानता हूं हमने इस बारे में प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन इस वक्त हमारा उस मुसीबत से निकलना ज्यादा जरूरी है। और वो सिर्फ तेरा फोन ट्रैक नहीं कर रहे हैं, मेरे चाचा को फोन भी ट्रैक कर रहे हैं। तो अब हैं? तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिरौती के 50 लाख मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? पता नहीं था मुझे वो लोग पुलिस के बाद इतनी जल्दी चले जाएंगे। सोचा नहीं था मैंने। बे देखो कहा था ना मैंने सोचने को। हाँ कहा था, लेकिन इस वक्त उस लाश को निकालने का ज्यादा जरूरी है। और ये काम तुम दोनों करोगे, क्योंकि मुझे घर जाना है। घर में पुलिस वाले आए हुए हैं और मेरे परिवार वाले भी। अगर मैं घर पे नहीं हुआ ना तो खामखा उनका शक हो जाएगा मुझ पे। नहीं, ये हम दोनों से नहीं होगा, तू भी चलेगा हमारे साथ। एक तो तूने पहले ही मूड ऑफ कर दिया ये फिरौती वाली बात करके कि पैसे नहीं मिलने वाले, ऊपर से ये बॉडी का बोझ भी हमारे सर पर। तू भी चलेगा हमारे साथ, तू भी चलेगा ये बॉडी को डिस्पोज करने। पुलिस के पास जा चुके हैं ना वो लोग। इसका मतलब पूरे सोहमगंज में पुलिस हमको ढूंढ रही होगी। पूरे सोहमगंज में रेड अलर्ट आज जारी हो गया होगा वहां पर। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मुझे घर जाना जरूरी है। तो सुन ले, तेरे बिना ये लाश यहाँ से हिलेगी नहीं, है ना? तू चलेगा हमारे साथ। अरे चलो यार, इसको दफनाना है। बेटा एक बार ये लाश सड़ गई ना, सबकी बैंड बच जाएगी। वो तो वैसे ही बच चुकी है ना। अभी जब फिरौती के पैसे नहीं मिलने वाले थे तो बेकार में इस बच्चे को क्यों मारा हमने? पर इस वक्त ये सोचना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलता हूँ मैं तेरे साथ। इस वक्त इस फोन को सिम को तोड़ना जरूरी है, उसकी लाश को ठिकाने लगाना जरूरी है। काम करते हैं, इस फोन को सिम को रास्ते में तोड़ेंगे। मुझे डर है कि अब तक तो पुलिस ने फोन को ट्रैक कर ही लिया होगा। ठीक है, चल रहा हूं मैं तेरे साथ। ईटों का वेट बॉडी को सीधे तालाब के बॉटम तक लेके जाएगा। उसके बाद लाश नीचे ही रह जाएगी और कभी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन हम 50 लाख निकलवा कर ही रहेंगे, किसी भी हाल में। करेंगे वो सब करेंगे, लेकिन पहले ये जरूरी है। जिस तालाब पे हम लोग जा रहे हैं ना, वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तुम लोग दुआ करो कि रास्ते में कोई चेक नाका न मिले हमको। तू बस चलता रहे, इतना सोच मत। दिनेश कौशल? जी हाँ सर, यहीं पास की बस्ती में रहता है। 99% फर्जी होगा, फिर भी रेड करो। राइट सर। आप किसी दिनेश कौशल को जानते हैं? दिनेश कौशल? नहीं तो पापा जी नहीं जानते। पूरे चांसेस हैं फर्जी होगा, एड्रेस भी फर्जी होगा। आपको फिरौती के लिए जिस नंबर से कॉल आया था वो इसी नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस भी यहीं पास की बस्ती का है। और ये कौन हो सकते हैं? कोई क्रिमिनल गैंग हो सकता है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ हो जिसे आप जानते हो। फैमिली में कोई झगड़ा, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई गुस्सा। पहले ये बता कि फिरौती का क्या प्लान है? देख कमल, मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ, इस वक्त फिरौती इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे सर पे मर्डर है और हमें उससे बचना है। देख वीरू, मैं और अजय इस प्लान में शामिल क्यों हुए? पैसों के लिए। हमारी तेरे चाचा के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी कि हम किसी खून में इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ से निकल लेते हैं पहले, हैं? फालतू में किसी पुलिस ने देख लिया, 4 सवाल पूछेगी और फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं पहले।
कमल। अब तक जुर्म बड़ी सटीक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट हो चुका था, जिसकी वजह से पुलिस का उन लोगों तक पहुंचना लगभग असंभव था। आधा मिशन पूरा हो चुका था और आधा अभी बाकी था, जो था फिरौती की रकम। क्या इन 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के हाथ में 50 लाख रुपए आने वाले थे? मुजरिमों के प्लान के हिसाब से गरीब मासूम आदमी पुलिस की सख्ती का शिकार हो गया था। जितनी जल्दी सच बोलेगा उतनी कम तकलीफ होगी तुझे। दुनिया के लिए सस्ता होगा, मेरे लिए बहुत महंगा था वो फोन। चुरा ले गया। नाम और पता बोल उसका। मुझे नहीं पता वो कौन था। मुझे बोला कि वो अपना फोन घर पे भूल गया। एक फोन करने के लिए मेरा फोन मांगा और फोन किया उसने। किसे फोन किया था उसने? उसके पापा को। उस दिन तेरे फोन से एक भी फोन नहीं किया गया। ये देख, ये रहे तेरे फोन रिकॉर्ड्स। झूठ बोलता है हमसे, झूठ बोलता है। नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। उसके बाद वो मेरा फोन लेकर चले गए, ये कहकर कि उसके पापा को लेके आना है। पूरे 2 घंटा मैं इंतजार करता रहा साहब। उसके बाद सोचा शायद मुझको उल्लू बना गए। कौन है वो आदमी जो तेरा फोन इस्तेमाल कर रहा है? साहब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। सर, बाईपास रोड का सीसीटीवी फुटेज आ गया है। जोशी, जब तक इसका मुंह नहीं खोले तेरा डंडा नहीं रुकना चाहिए। आप सर, इसके आगे का रोड पूर्वी चौक का रोड है और वहाँ कोई सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। दुकानें हैं? छोटा सा मार्केट एरिया है सर, छोटे मोटे ट्रेडर्स की दुकानें हैं। तो के लिए दूसरा कॉल आया? जी नहीं, ऋषभ रंधावा का फोन हम मिनट बाई मिनट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये दिनेश कौशल बली का बकरा मालूम होता है। जो भी है इस किडनैपिंग के पीछे, उसने फर्जी नाम पर दूसरा सिम कार्ड लेना जरूरी नहीं समझा, बल्कि किसी का फोन चुरा लिया। संदीप, अपने खबरियों को एक्टिव कर दो। सर, मुझे लगता है बच्चे की जान को खतरा है। फिरौती के लिए दूसरा कॉल ना आना ये अच्छी निशानी नहीं है। ऋषभ, कुछ खबर? क्या हुआ? कहाँ है मेरा बच्चा? पुलिस क्या बोली? पुलिस को बाईपास के रास्ते का सीसीटीवी फुटेज मिला है। उस क्लासेस वाले रास्ते पर समर दिखता तो है, लेकिन आगे के रास्ते पर कोई सीसीटीवी नहीं थी। पुलिस ने मोबाइल के मालिक को भी धर लिया है। कोई दिहाड़ी मजदूर है, कहता है कि उसका फोन चुराया गया है। अरे तो फोन क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या चाहिए उनको? पैसे चाहिए? उनको बोलो जितने पैसे चाहिए उन्हें उतने पैसे देंगे, बस हमें हमारा बच्चा दे दो। सुन रहा है आप? मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। समर, मेरा बच्चा लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। मुझे ऐसी चोट पहुंचानी थी चाचा की फैमिली को कि बच्चा खोने का दर्द उन्हें जिंदगी भर रहे, जैसा मुझे दर्द था मेरे बचपन खोने का। पूरा बचपन मेरा दर्द में निकला था, जो मेरी माँ की गोद में घर बना बैठा था। इसमें नया क्या है? पहले दिन से आपके साथ नाइंसाफी होती आई है। सारी प्रॉपर्टी और फैक्ट्री देवर जी अपनी बनाकर बैठ गए हैं। बस कर। क्यों? बस क्यों करूं मैं? संगीता, हमने तय किया था, बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं। उसे सब मालूम है और मालूम होना भी चाहिए कि पैसा खून से गाढ़ा होता है। तू खाना खा। उसे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि जो हक उसके पापा का था, उसका हो सकता था, वो मारा गया है। किशन, ये तंजानिया वाला कंसाइनमेंट अभी तक गया क्यों नहीं? सर जी, वो पिछले 1 हफ्ते से 10 लोग कम है काम पर, सब एक साथ ही बीमार हो गए। तो बताना चाहिए था ना, हैं? भाई टेम्परेरी आदमी और मंगा लेते। ऑर्डर कैसे रोक सकते हैं? देख, अगर ऑर्डर नहीं गया तो पेमेंट नहीं होगी, और अगर पेमेंट नहीं होगी तो वर्कर्स को तनख्वाह कहाँ से देंगे हम? सर जी, ऐसा पहली बार ही हुआ है कि एक साथ 10 लोग बीमार हो गए।
हो सकता है कैंटीन के खाने में कुछ। अच्छा, तो उल्टा इल्ज़ाम जो है फैक्ट्री पर ही लगा रहा है। देख भाई किशन, ये जो यूनियन बाजी वाला चक्कर है ना, वो यहाँ नहीं चलेगा, समझा तू? जितने दिन बंदे नहीं आए हैं उन सब की तनख्वाह काटूंगा मैं। तो लंगर नहीं खोल रखा मैंने, पकड़ इसे। हाँ सुमित जी, अरविंद बोल रहा हूँ। वो आपका तंजानिया वाला कंसाइनमेंट जो है उसको थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने आपके मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया है, सोचा पर्सनली आपको भी बता दूँ। एक मिनट, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हैं भाई, आपका ऑर्डर पहले कभी डिले हुआ है क्या? ये को तरीका है बात करने का? ओए सुमित जी, अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मेरे मुंह से भी भला बुरा निकल जाएगा। भाई धंधा नहीं करना है तो किसी और को ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन इस लेवल की बातें हम नहीं सुनेंगे। हमारे सबसे पुराने क्लाइंट हैं सुमित बारवा। क्या हो गया पापा जी? गुलाम तो नहीं है ना हम उसके? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बिजनेस में गुस्से को घर में रखकर आना होता है। वहाँ क्लाइंट तुमसे परेशान है, वर्कर्स मुंह फुलाए बैठे हैं। अगर ऐसे में हड़ताल वड़ताल हो गई ना तो बहुत भारी पड़ेगा। पापा जी भारी पड़ेगा तो भारी हाथों से ठीक भी करेंगे। फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं बेटा। इतनी मेहनत से मैंने फैक्ट्री खड़ी की है, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा जी, जमाना बदल गया है। कंपटीशन है, कंपटीशन। बाहर जंग है, जंग। बेटा इस जंग में अहंकार और गुस्सा सबसे बुरे हथियार होते हैं। मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला पापा जी? अब से मेरे सारे काम ऋषभ संभालेगा। हम दोनों मिलकर फैक्ट्री को फिर से वैसा ही बनाएंगे जैसा तुम्हारे आने से पहले थी। पापा जी ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई ना। तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ नाइंसाफी की है। भाभी, मैं पहले परांठे बना लूं, पापा और इनको फैक्ट्री जाना है। ठीक है, पहले तुम ही बना लो, मेरे इनको तो कहीं जाना है नहीं अब। अरे भाभी, एक लफ्ज ना निकालियो मुंह से। ऋषभ और पापा जी की वजह से पहले ही मेरा दिमाग पक चुका है। बहुत झेल लिया मैंने, अब तू मत शुरू हो जा। आप उनकी जातियां सहते वहां काम पर, और उसका असर यहाँ मैं झेलती हूँ घर पर। क्या मतलब? बड़ी बहू हूं ना मैं इस घर की, लेकिन जब से आपको पापा जी ने निकाला है तब से मेरी हैसियत एक नौकरानी सी हो गई है। ना कोई इज्जत, ना कोई औकात। आपको खबर भी है कि कैसे किरण और देवर जी मिलकर घर में सब कुछ हड़प कर रहे हैं। संगीता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपना हक मांग सकते हो, या न मिले तो छीन सकते हो। इस घर में, इस फैक्ट्री में आधा हिस्सा आपका है। अगर आज बंटवारा नहीं हुआ ना तो कल को ऋषभ सब कुछ हड़प कर लेगा। सारे आम वो खा जाएगा और आपके नसीब में गुटलियां तक नहीं होंगी। हिस्सा? जी हाँ, मेरा हिस्सा। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मैंने भी मेहनत की है। बहू, तुम्हें भी क्या ऐसा ही लगता है? पूरे मोहल्ले बिरादरी में यही बात हो रही है कि बड़े बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है और छोटे बेटे ऋषभ को सब कुछ दिया जा रहा है। पापा जी, इससे पहले कि हम सबके दिलों में कलेश पैदा हो, नाराजगी पैदा हो, आप हिस्सा कर ही दीजिए। तुझे वाकई लगता है कि तूने बिजनेस को बढ़ाया है? आपको इसमें शक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जहां तक मुझे मालूम है बेटा, तुमने बिजनेस को इतना बढ़ाया है तो बिजनेस में बड़े बड़े नुकसान भी तुम ही ने कराए हैं, जो इस वक्त ऋषभ और मैं भरने में लगे पड़े हैं। ये तो ज्यादती हो रही है पापा जी। इन्होंने एक छुट्टी तक नहीं ली है। कोलू के बैल की तरह दिन रात काम करते हैं ये। जो आपको तो कभी दिखाई नहीं देता पापा जी, आपको तो बस नुकसान ही दिखाई दिया। मुझे मेरे सामने बर्बादी दिखाई दे रही है। एक फूटी कौड़ी के बिना मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। तुम्हारा खून पसीना बिजनेस में नहीं, उसे तोड़ने में लगा रहे हो तुम, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। पापा जी, बंटवारा तो तभी हो गया था जब आपने मेरा हक जो है ना ऋषभ को दे दिया था। जब दिलों का बंटवारा हो चुका है तो बिजनेस और घर का क्यों नहीं? घर का भी? तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। खैर, इतनी खटास है तो सुलह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो आप मुझे मेरा हिस्सा देंगे ना? पहले घर का बंटवारा होगा। इसका मतलब तुम तीनों को अब अलग रहना होगा। और जहां तक बिजनेस का हिस्सा है, तुम्हें उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट से समझने के बाद, फायदे का भी और नुकसान का भी, जिसकी तुम्हें भरपाई करनी होगी। आया समझ में?
हाँ की है पापा जी ने नाइंसाफी मेरे साथ। हाँ तो सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी, वीरू के साथ भी। हाँ सबके साथ की है। देख संगीता, इस वक्त मेरी फैक्ट्री की हालत जो है ना बड़ी डामाडोल है, तो पूरा कर्ज में डूबा हूँ। अगर इंसाफ हुआ होता ना तो बंगले को गिरवी रखकर कुछ कर्जा चुका चुके होते हम लोग, लेकिन हमारे हिस्से तो उस बंगले की ईंट तक नहीं आई। सब कुछ वो लोग हड़प करके बैठे हैं। पूरी दुनिया फुस-फुस कर रही है कि रंधावा खानदान के चिराग किरण के दोनों बच्चे हैं। ये बड़ा पोता वीरू तो किसी की गिनती में भी नहीं आता। मेरे कलेजे पर छुरी चलती है इससे। वो दर्द, वो जिल्लत, वो अपमान मैं घुट घुट कर पीता रहा। कभी समझ नहीं आया कि मेरे दादा और चाचा मेरे मम्मी पापा के साथ इतने बेरहम क्यों थे। मैं बेरहमी सहते सहते बड़ा हुआ। अब वो बेरहमी सहते सहते बूढ़े होंगे। उन्हें दर्द देकर मेरे दिल को सुकून तो मिल गया है, लेकिन एक दर्द मेरा ये है कि वो फिरौती के पैसे शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। मुझे उसका मज़ा लेने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही मेरे दोस्तों को मिलेगा। जो प्लान वीरू और उसके दोस्तों ने बनाया था, ये केस उस प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा था। क्या हुआ? क्या पुलिस वालों ने? क्या हुआ? ऋषभ, अरे मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ? क्या पुलिस वालों ने? कहाँ है मेरा बेटा? ऋषभ कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बताइए, मेरा बेटा जा रहा है। ऋषभ क्या कहा पुलिस वालों ने? ऋषभ बोल दे ना मेरा बेटा। सर गली हुई ईंटें। जगतो बभूव जय श्रेयसदुष्पद तस्मै देवाय हविषा विधेम ओम विश्वानि दुरिता परान्ति दुर्विदत्रा मगायते आरे देवा देवेशो मनीषो यतिष्ठान। जुर्म हो चुका था, पुलिस को पीड़ित की लाश मिल चुकी थी, पर तहकीकात में कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। एक भी सुराग सामने नहीं आया था। समर के घर से कोचिंग क्लास तक का पूरा रास्ता दोबारा स्कैन हुआ। पुलिस इस उम्मीद में थी कि शायद कोई एक बारीक डिटेल उनसे अनदेखी हुई होगी जो उन्हें मिल जाए। हमेशा की तरह किडनैपिंग केसेस के सारे हिस्ट्री शीटर्स की कड़ी पूछताछ की गई, पर असली आरोपी पुलिस के जाल से कोसों दूर थे। अब जो हो गया सो हो गया। जो नहीं मिल सकता उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। ऐसी हाई फंडा डायलॉग बाजी से हमारी हकीकत तो नहीं बदल जाती ना वीरू रंधावा जी। सच तो ये है कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया और बाकी की चीजों की आपको पड़ी नहीं है, और हम दोनों बिना टिकट के इस जुर्म की बस में सवार हो गए। हाँ तो ठीक है, उसी बस की सीट पर जमकर बैठा रहे और उस बस को इस जुर्म से जितना दूर सके उतना दूर जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त हमारी सेफ्टी जरूरी है, पैसे नहीं। जितनी जरूरत तेरे को थी ना पैसे की, उतनी मेरे को भी थी। पर सीधी बात यह है कि पैसे तो मिलने से रहे, तो बेटर आइडिया यही है कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे आगे? ऐसे कंगाली में? आगे बढ़ने का प्लान तो अपन तीनों ने पहले से बना के रखा था। फॉरेन जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, और वो फिरौती के पैसों से अपन लोग एक नई लाइफ शुरू करने वाले थे, पॉश लाइफ। और अब देखो गली के पागल कुत्तों जैसे इधर उधर छुप रहे हैं हम लोग। सर जी, मैंने समर के पापा, उनके पापा, दोनों का हर एंगल से एक्सरे करा लिया है, कुछ निकल ही नहीं रहा है। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, दूसरी औरत नहीं, यूनियन वाला लफड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। और तो और फिरौती की दूसरी कॉल कभी आई ही नहीं। मतलब अजीब बात है ना। समर की ट्यूशन क्लास से ये तालाब बाई रोड 1 घंटे की दूरी पर। सर हो सकता है उसे यहीं पे लाकर मारा गया हो। ब्लड स्ट्रीम में क्लोरोफॉर्म मिला है, मतलब कहीं ना कहीं उसे ले जाकर बेहोश किया गया होगा और कहीं और ले जाकर उसे मार दिया गया होगा।
उसके बाद यहाँ लाकर उसे डंप कर दिया। एक बात समझ में नहीं आई है, समर कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं बल्कि अच्छा खासा 14 साल का लड़का था। तो जब उसे क्लोरोफार्म से बेहोश किया गया तो उस वक्त तो चिल्लाया क्यों, जबकि ट्यूशन क्लास के रास्ते पर काफी लोग होते हैं उस वक्त। हो सकता है सर उसे बेहोश वहां नहीं कहीं और किया गया हो। तो वहां उसे ले जाया कैसे गया, वो भी साइकिल ट्यूशन क्लास के बाहर पार्क करते हुए। समर किसी अजनबी के साथ तो जाएगा नहीं। मतलब हम समझ सकते हैं जिस आदमी के साथ समर गया वो आदमी समर के लिए अजनबी नहीं था। उस आदमी ने जो किया सो किया, लेकिन हमारे लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा। और वो जो आपके कस्टडी में दिनेश कौशल है, उसका भी जुर्म की दुनिया से दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं बनता साहब। दिन में एक बार खाना खाकर आदमी पैसा बचाता है सारा घर भेजने के लिए। इस जुर्म में ऐसा लग रहा है मानो सारे सुराग जानबूझकर सोच समझकर मिटाए गए। इस दिनेश कौशल का फोन 3 हफ्ते पहले चुराया गया था सर, और सीसीटीवी फुटेज भी थोड़े रास्ते तक ही है, उसके बाद नहीं। क्योंकि उन्होंने रास्ता ही ऐसा चुना संदीप। वो लोग जानते थे कि फोन नंबर से सीसीटीवी से हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। सर फिरौती का कॉल मर्डर के बाद हुआ है, मतलब एक बच्चे को किडनैप करने के बाद तुरंत उसे मार देने का प्लान क्यों और कैसे बना होगा? समर उस आदमी के साथ गया क्यों होगा? इतनी जान पहचान वाला भला कौन हो सकता है? फैमिली का कहना है कि किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही फैमिली में, ना ही मोहल्ले में, ना ही कोई फैक्ट्री में। एक प्रॉब्लम थी सर जो शायद उन्होंने आपको नहीं बताई। कैसी प्रॉब्लम? दोनों भाइयों के बीच की प्रॉब्लम थी, अरविंद और ऋषभ। हद है जी, 2 हफ्ते हो गए मेरे पोते को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आप उसके खूनी को ढूंढने के बजाय मेरे खून पे शक कर रहे हैं। हम सिर्फ संभावनाएं टटोल रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं, वर्दी पहनकर मजाक कर रहे हैं आप, और मजाक बन रहे हैं। ठीक है, हम निकम्मे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुरदयाल जी, एक बात आपको मैं बता दूं, हमने किडनैपिंग मर्डर केसेस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का हर एक तरीका आजमाया, एक एक रूल फॉलो किया, लेकिन अभी तक एक भी सुराग हमारे सामने नहीं आया। क्या वजह हो सकती है इसकी? हमें क्या पता? आप ही को तो पता होना चाहिए कि आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में कौन ऐसा है जिसके अंदर इतना जहर भरा है, इतना गुस्सा भरा है कि वो निकला भी तो इतने भयंकर तरीके से निकला। देखिए सर, आप जिस झगड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं वो पुरानी बात है। अब तो हम दोनों के बीच में सुलह भी हो चुकी है। सर, हमने अपने घर का बच्चा खोया है, एक ऐसी चोट खाई है जिसका घाव अगले जन्म में भी नहीं भर पाएगा, और आप ऐसे वक्त में मेरी फैमिली के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मेरे और अरविंद भैया के बीच में अब प्यार का रिश्ता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए डटकर खड़े हो सकते हैं। तो फिर कौन हो सकता है ऋषभ जी? फिरौती के लिए दूसरा कॉल अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि किडनैपिंग सिर्फ कत्ल के इरादे से की गई। फिरौती तो तुक्का लगाया जा रहा था, शायद हमें गुमराह किया जा रहा था। जब केस ही सीधा नहीं है तो जवाब सीधे साधे कैसे मिलेंगे? अब तो मैं और भी श्योर होता जानो सर, बच्चा जरूर किसी करीबी दोस्त या रिलेटिव के साथ गया होगा। लेकिन क्लोरोफार्म देते समय कोई शोर शराबा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है संदीप, इस केस में हर कदम, हर एक्शन लेने से पहले जैसे रिहर्सल की गई हो, टेक्स्ट बुक क्राइम। पूरा एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाया गया है कि हम उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। इतने सालों मैंने उन लोगों के लिए दिल ही दिल में बुरा चाहा, लेकिन ये जो हुआ है ना, उसकी वजह से मेरा दिल भी रो रहा है। माँ बाप के लिए अपना बच्चा खोना कई बार मरने जैसा है। संगीता, रोज ही मरने जैसा है ये। अब देखो ना क्या से क्या हो गया। और कुछ दिन पहले ही वीरू ने हम लोगों की सुलह कराई थी। मुझे लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन अब सब बदल गया। पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। देखो, ऋषभ और किरण को ना हमारी सख्त जरूरत है। हमें डटकर उनका सहारा बनना होगा। अतीत में कुछ भी हुआ हो, वो अपने लोग हैं। मेरा छोटा भाई है वो।
समर का परिवार इस हादसे से निपट ही नहीं पा रहा था, लेकिन समर के हत्यारे वीरू का परिवार समर के परिवार के साथ खड़ा हो गया था और दिलो जान से उनका सहारा बनना चाहता था। इस संगीन जुर्म के बाद भी तीनों मुजरिम अपनी अपनी जिंदगियां यूं बसर करने लगे मानो उनसे कोई जुर्म हुआ ही नहीं था। पुलिस बिना किसी सुराग के अपने करियर के सबसे लो पॉइंट का सामना कर रही थी और फिर आया एक ब्रेक थ्रू, जिसे तो आखिर आना ही था, क्योंकि परफेक्ट क्राइम एक मिथ्या है। मुजरिम भले ही अच्छे से अच्छी प्लानिंग कर ले, लेकिन जुर्म अपनी निशानियां कहीं ना कहीं छोड़ता ही है। ये क्या है? ये वो सड़क की फोटो लेता है, कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा? जी। किसी ने तुमसे फुटेज नहीं मांगा? साहब, वो आपके बड़े अफसर लोग आए थे, वो किसी बच्चे के बारे में पूछ रहे थे, कैमरे के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा। सर, ये ट्यूशन क्लास वाली गली है, उसी को लग के राइट में एक दूसरी गली है, ये दुकान वहीं पे है। उसी दुकान से पूरे महीने का सीसीटीवी फुटेज मिला। कैसे छूटी है दुकान? गलती हुई है सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल टीम को हर दुकान को चेक करना था और किया भी था, और इस दुकान पर भी गई थी टीम गई थी सर, लेकिन उस दुकानदार ने बताया टीम ने उससे पूछा समर को देखा है कि नहीं, उसने कहा नहीं। उन्होंने सीसीटीवी मिस किया, लेकिन उस दुकानदार ने भी नहीं बताया सर। लगाओ, चेक करते हैं, मुझे लगता है इससे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक छोटी सी दुकान का सीसीटीवी कैमरा फुटेज इस केस का सबसे अहम सबूत साबित हुआ। पुलिस को जिसकी तलाश थी, इंतजार था, वो अब उनके सामने आ गया था। समर अपनी मर्जी से किसी के साथ गया। बाइक की नंबर प्लेट नहीं दिख रही सर, और बाइक किस कंपनी की है ये भी नहीं दिख रहा। बाइक वाला बहुत चालाक है सर, बाइक की हर चीज ढकी हुई है। पहले हर चीज बहुत अच्छी तरह सोची गई, फिर उसे अंजाम दिया गया। रिमाइंड करके देखते हैं कि ये बाइक पहले कितनी बार इस एरिया में आई। सर एक मिनट, सर ये देखिए, लगता है ये वही बाइक है। ये तो वीरेंद्र रंधावा है, समर के ताऊ का लड़का। जी कुछ पता चला? तुम कौन? मैं वीरेंद्र रंधावा, समर मेरे चाचा का बेटा है। वही लड़का है, वही बाइक, वही शर्ट। लेकिन बाइक के ऊपर से हर आइडेंटिफिकेशन मार्क को या तो निकाला गया सर, या ढका गया है। तगड़ी प्लानिंग की गई, लेकिन समर को उठाने से चंद मिनट पहले बिना हेलमेट के उस एरिया से गुजरा और पकड़ा गया। जी, ये कौन है? ये तो मेरा बेटा वीरू है। क्यों, क्या बात है? ये तो आपका बेटा वीरू ही बता सकता है कि बात क्या है, लेकिन एक बात के लिए तैयार रहिएगा, खबर बुरी है। वीरू, पहली बात कांग्रेस, बहुत लंबे समय बाद हमने इतना शातिर खूनी देखा। और दूसरी बात, मना करके हमारा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। देखना चाहेगा? नहीं देखना है सर, मैंने ना नहीं बोला है। मतलब तू हाँ बोल रहा है? समर की किडनैपिंग और मर्डर तूने किया? क्यों और कैसे? पूरी कहानी चाहिए मुझे। अच्छा देखना कौन है। जी क्या बात हो गई? कौन कौन से एपिसोड देखे हैं क्राइम शो के तुमने? हमको भी तो बताओ, थोड़ी तैयारी हम भी तो कर लें अपनी वो एपिसोड देखकर। इतने सारे एपिसोड्स देखे बार बार दिल लगाकर, लेकिन इन एपिसोड्स की एंडिंग नहीं देखी। मैं कुछ पूछ रहा हूं वीरू, इन एपिसोड्स की एंडिंग नहीं देखी? नहीं देखी सर। काश की देखी होती। हर एपिसोड की एंडिंग में शातिर से शातिर मुजरिम पकड़ा ही जाता है, और उसकी वही जगह होती है जो हर मुजरिम की होती है, जेल। क्राइम कभी सफल नहीं होता है वीरू। हर क्राइम की कीमत चुकानी पड़ती है, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी चुकाएगा। वो तो पापा पहले ही चुका चुके हैं सर। इतने सालों की गरीबी और बेइज्जती,
आप नहीं समझेंगे सर। समझ तो तू नहीं पाया फिर। हर परिवार में शोर शराबा होता है, गिले शिकवे होते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से सुलझाना पूरी तरह से गलत है। तूने सुलह की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया सिर्फ बदले के लिए। अगर तूने सही इरादे से दोस्ती की होती, सुलह की होती, तो आज तू यहां हमारे सामने नहीं बैठा होता। तूने दो परिवारों को मिलाया, तुझे अंदाजा है बदला तो तेरा वहीं पूरा हो गया था। तो भाइयों को गले मिलाया, इंसाफ तो वहीं मिल गया था, दर्द का मरहम तो वहीं मिल गया था। तू पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई। एक बच्चे को मार डाला तूने, उस बच्चे को जो तेरा छोटा भाई था, तुझे अपना हीरो मानता था। सोच सोच कि क्या किया है तूने। समर के परिवार पर चौंकाने वाली सच्चाइयों का कहर सा टूट पड़ा। एक तो शौक इस बात का था कि वीरू ने सुलह एक जुर्म करने के लिए करवाई थी। दूसरा उससे भी भयानक शौक था कि किस तरह उनके जिगर के टुकड़े समर का कत्ल कर दिया गया। और तीसरा शौक इस बात का कि यह सारा जुर्म पहले अमन को नजर में रखकर प्लान किया गया था। वीरू के माता पिता पछतावे की आग में तड़प रहे हैं कि उनका क्लेश, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा उन्होंने जाने अनजाने में एक मासूम बच्चे के दिलो दिमाग में भर दिया था, जिसकी वजह से बड़े होकर वीरू ने इतना संगीन जुर्म किया। एक 14 वर्षीय जिंदा दिल बच्चे को धोखे से मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके चचेरे भाई का यह मानना था कि समर के पिता और दादा ने उसके परिवार के साथ अन्याय किया था। इस भयानक जुर्म से कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई गलती नहीं सुधरी, बस एक और बहुत बड़ी गलती हुई जो कि एक संगीन जुर्म था, किडनैपिंग और मर्डर। अक्सर हमारी टीम से, हमारे शो से कुछ लोग शिकायत करते हैं कि क्राइम शोज नए क्रिमिनल्स के लिए मानो कोई स्कूल है जहां वो जुर्म सही तरीके से करने का पाठ पढ़ते हैं। हमें बेहद दुख होगा अगर कोई भी इंसान हमारा शो देखकर जुर्म की तरफ आकर्षित हो जाए या जुर्म करने में शातिर हो जाए। हम हर एपिसोड के बीच में और आखिर में, खासकर आखिर में, एक ही संदेश बार बार देते हैं कि क्राइम नेवर पेज। हमने आज तक एक भी एपिसोड ऐसा नहीं दिखाया है जिसमें मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच निकला हो। अजय और कमल दोनों लोअर मिडिल क्लास परिवारों को बिलोंग करते हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए वो विदेश जाने का प्लान बना रहे थे, जहां वो पढ़ना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे। वो वीरू के साथ इस जुर्म में पैसों के लिए शामिल हुए थे, लेकिन अब उनका भविष्य कभी बेहतर नहीं होगा। हमने पहले भी कई बार कहा है और बार बार कहते रहेंगे, क्राइम नेवर पेज। जुर्म से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।